Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of April 2022. 9 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, विद रेफरेंस टू द 6th शेड्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 6 शेड्यूल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नर में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नर अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है द एरिया ऑफ अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। आप आंसर अपनी तरफ से जरूर करिएगा। आगे मूव करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है, द टर्म गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ठीक है ना। क्या लिखा है, द टर्म गैनोडर्मा ल्यूसिडम जो है वो न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज यू हैव टू आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग अर्थवर्म्स इन द सॉइल टू क्रिएट वाटर वेपर कंडेंसेशन इन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। दूसरा है आपका सेकंड ऑप्शन इज अ बर्ड स्पीशीज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द बुगून कम्युनिटी ऑफ सिंचुंग विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। Third is, it is a medicinal mushroom in use for centuries to heal diseases like diabetes, cancer and others. And चौथा है, a new golden yellow butterfly discovered in Zongu in northern Sikkim. तो ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैनोडर्मा जो है वो कौन सा है, गैनोडर्मा ल्यूसिडम इनमें से क्या है, ठीक है ना। तीसरा सवाल देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, आधार कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि वंस इशूड आधार कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी एज वेल। मतलब कि एक बार अगर इशू हो जाए तो आधार को फिर जो इशूइंग अथॉरिटी है वो भी उसको रिमूव नहीं कर सकती। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं, जैसा सवाल है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो इसका आंसर है डी। जो लास्ट हमने देखा आधार वाले का, उसका आंसर है डी आंसर है। डी आंसर का मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है, ठीक है ना। गलत क्यों है, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है आधार का क्लियर कट गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन लिया था, आधार एक्ट है 2016 में जो आया था, उसका सेक्शन 9 अगर देखें, लिख लीजिए इसको, आधार एक्ट का सेक्शन 9 जो है वो क्लियर कट कहता है कि इट शैल नॉट इटसेल्फ बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। ये अपने आप में सिटीजनशिप या डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा आधार एक्ट रेगुलेट करता है कि आधार नंबर जो है उसको डीएक्टिवेट या ओमिट किया जा सकता है। UIDAI यानी कि जो आधार इशूइंग अथॉरिटी है UIDAI, वो इसको ओमिट या वो रिमूव कर सकती है, ठीक है ना, डीएक्टिवेट। तो ये स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि गैनोडर्मा ल्यूसिडम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। गैनोडर्मा ल्यूसिडम एक तरीके का मशरूम है जिसका यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन, ठीक है ना। इसका मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है फॉर डायबिटीज, कैंसर एंड अदर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा अगर आपको जैसे पहले मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा है कि इसमें लिखो, सेकंड ऑप्शन देखो, बर्ड स्पीशीज नेम्ड इन ऑनर टू ऑनर द एफर्ट्स ऑफ बुगून कम्युनिटी एंड ऑल। तो इसमें आप याद रखिएगा, जो अर्थवॉर्म को, पहला स्टेटमेंट देखो लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म्स टू द सॉइल, है ना, अर्थवॉर्म्स टू द सॉइल। इस ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये कौन सी प्रोसेस है ना, अर्थवॉर्म्स को एक्टिवेट करने की एंड ऑल, तो उसका याद रखें नाम वापसा नाम है, WHAPASA। तो वापसा जो है ना, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस टू एक्टिवेट द अर्थवॉर्म्स इन द सॉइल टू क्रिएट वेपर एंड ऑल, ठीक है ना। तो इसके याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बर्ड स्पीशीज जैसे सेकंड लिखा था मैंने आपको, तो उसका नाम है बुगून लियोचिला, याद रखिएगा, उसका नाम भी बुगून से ही स्टार्ट होता है। तो बुगून कम्युनिटी जरूर लिखी है, बिल्कुल सही है, लेकिन बुगून लियो
छिला उसका नाम है, जो बर्ड स्पीशीज है ना, वो याद रखिएगा। गैनोडर्मा लूसिडम मैंने आपको बता दिया कि ये एक तरह का मशरूम है जिसका यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू क्योर सम ऑफ द डिसीजेज एंड ऑल, ठीक है ना। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था फिर गवर्नर के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए थे मैंने आपको 6 शेड्यूल में। पहला स्टेटमेंट लिखा था गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गवर्नर अगर चाहे तो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया, डिमिनिश कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया, ठीक है ना। तो ये उसके पास पावर है 6 शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है एनी अमेंडमेंट टू द शेड्यूल रिक्वायर्स द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी एज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जरूर गलत है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम may amend the way of addition, variation or repeal any of the provisions of the 6th schedule. No such law is deemed to be an amendment of the constitution for purpose of article 368. याद रखिए क्लियर कट लिखा है कि no such law is deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368, ठीक है ना। इसीलिए वहां पे ऐसी मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या है ICJS यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाउ विल इट हेल्प इन द बेटर मैनेजमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। किस तरीके से ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेटर करने में मदद करेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जिनको लोगों को आइडिया नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। तो एक्चुअली में देखो क्या होता है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है CJS जिसको हम बोलते हैं, उसके अलग अलग पिलर्स होते हैं। जैसे कि एक पिलर है इसमें फॉरेंसिक्स, एक पिलर है इसमें पुलिस, एक पिलर है इसमें प्रोसिक्यूशन, एक पिलर है इसमें कोर्ट्स, एक पिलर है इसमें प्रिजन्स, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मतलब उसके अलग अलग पिलर्स हैं। अब ICJS यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सबको कनेक्ट करने का, इंटीग्रेट करने का तरीका है, ठीक है ना। ये इनको इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या एडवांटेज होगा, कैसे फायदा मिलेगा, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे मूव करते हैं, अपन न्यूज एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। पहली न्यूज, RBI होल्ड्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। अब मैंने आपको देखो पहले भी बताया था, RBI जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाता है तो याद रखिएगा ये किसके अंदर आता है, ये उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। दैट इज द थिंग विच इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर लो पहले तो। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो RBI द्वारा रन होती है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा रन होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर इन्फ्लेशन रहता है, अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो गवर्नमेंट का काम, RBI का काम क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो मतलब पॉलिसी रेट होता है, पॉलिसी रेट याद रखेगा जो RBI का रहता है वो रेपो रेट कहलाता है। पॉलिसी रेट इज एक्चुअली द रेपो रेट, है ना। जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए पूरा इंपॉर्टेंट रेट है ना, वो उनका रेपो रेट है, ठीक है। तो रेपो रेट को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इन्फ्लेशन से अगर लड़ना है तो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन से नहीं लड़ना है, अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो रेपो रेट घटा देंगे, ठीक है ना। सेम गोज विद CRR, सेम गोज विद SLR। दोनों को बढ़ा देंगे अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है और दोनों को घटा देंगे अगर इन्फ्लेशन से नहीं लड़ना है, तो ठीक है ना। अब अभी जो केस था वो थोड़ा ट्रिकी केस था क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन तो ज़्यादा था, इन्फ्लेशन ज़्यादा था और ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी नहीं, ग्रोथ वॉज नॉट मच, लेकिन इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई। तो ये जो कंडीशन कहलाती है इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज दिस इज स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैगनेंट इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टैगनेंट भी है इकोनॉमी आपकी, स्टैगनेंट भी है और आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसको याद रखिएगा कि ये जो कंडीशन था, ये केस किसका था, दिस वाज द केस ऑफ स्टैगफ्लेशन। अब ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट मतलब RBI किस तरीके से आगे बढ़े, तो यहाँ पे इन्होंने एक अकोमोडेटिव स्टैंस रखा। ये टर्म याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव मतलब कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा भी रहे, अकोमोडेटिव स्टैंस, ठीक है ना। अकोमोडेटिव का मतलब क्या है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा भी था तो भी RBI ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट नहीं क्यों बढ़ाया, ताकि ग्रोथ को एक और स्पर मिल सके। तो यहाँ पे देखो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को रिटेन रखा, वही पोजीशन पे रखा है, एंड ये उसका अकोमोडेटिव स्टैंस है। अकोमोडेटिव स्टैंस मतलब कि जो मतलब वो इन्फ्लेशन को अभी थोड़ा कम वो दे रहे हैं और ग्रोथ को बढ़ाने में ज़्यादा उनका फोकस जो है
है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ है, टर्म्स की बात चल रही थी, मैं बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, जैसे बढ़ा दिया जाता है तो थोड़ा पैसा मिलना कठिन हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी, है ना। इन्फ्लेशन से लड़ते समय जब अपन इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी या हॉकिश मनी पॉलिसी। ये टर्म्स भी याद रखिएगा, टाइट मनी पॉलिसी या हॉकिश मनी पॉलिसी। और जब इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं या फिर जब मनी सप्लाई इजी की जाती है तो उसको बोलते हैं इजी मनी पॉलिसी या डोविश मनी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट घटाना यानी कि डोविश, बढ़ाना यानी कि हॉकिश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगली न्यूज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है, जिन्होंने FCRA के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अप्रूवल दे दिया है। तो देखो, कई जो NGOs थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि होम मिनिस्ट्री ने जो FCRA में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फॉरेन फंड्स को रिसीव करने में, उनको रिमूव किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और फॉरेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी एक तरीके से कह सकते हैं आप, कि फॉरेन डोनेशंस को रिसीव करना, फॉरेन डोनेशंस को रिसीव करना ये कहीं से भी फंडामेंटल राइट या एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट इन द आईज ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द आईज ऑफ द कोर्ट, और नो वन कैन बी क्लेमिंग दिस दैट ही हैज अ वेस्टेड राइट टू गेट फॉरेन डोनेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो वन कैन क्लेम दैट ही हैज अ वेस्टेड राइट टू रिसीव फॉरेन डोनेशन, नो वन कैन क्लेम दैट ही हैज अ फंडामेंटल राइट टू रिसीव डोनेशन, नो वन कैन से दैट ही हैज अ मतलब नथिंग इज सुपीरियर टू दैट ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो क्लियर कट उन्होंने ये कह दिया है कि भैया जब नेशन की यूनिटी एंड सिक्योरिटी की बात आएगी ना तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, एंड दैट इज द रीजन वाई सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो भी रिस्ट्रिक्शंस FCRA के एक्ट में लगाए गए थे। अब कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, पहला आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था कि SBI के ही एक पर्टिकुलर अकाउंट में आपको खाता खुलवाना है, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शंस अपहेल्ड कर लिए गए हैं। दूसरा ये था कि आधार के साथ कनेक्ट करना आपको, आधार सीडिंग एंड ऑल, ये भी रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, बार बार रिन्यू करना ही पड़ता है इनको, ये तो बात थी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये भी मैंने आप बता दिया आपको कि एक ही अकाउंट खुलेगा SBI की ब्रांच में जो कि न्यू दिल्ली में है, एंड नो पर्सन कैन से दैट ही हैज़ अ एब्सोल्यूट राइट, he has the vested right to receive foreign donations। तो ये आपको याद रखना है, that is the thing which is important। and free flow of foreign funds को अगर unity integrity of the nation आती है, बात उसकी आती है, तो फिर ये सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो कैन मूव हेड, एडिटोरियल में आते हैं। RK विज सर द्वारा लिखा ये आर्टिकल है। So he is a very renowned IPS officer and he has written this article, very senior most officer, and बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, क्लोजिंग द गैप्स इन क्रिमिनल जस्टिस। तो यहाँ पे जो बात की गई है इन्होंने, वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर क्या किया था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था कुछ इनएडिक्वेसीज का, कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है या प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रहा है, तो उसमें कहीं कुछ कमी अगर है तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैटर को पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग कुछ फिर गाइडलाइंस निकाली थी, ठीक है ना। कुछ जो डेफिशिएंसीज थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसको रिमूव करने के लिए गाइडलाइंस निकाली थी, ठीक है। तो दीज गाइडलाइंस बेसिकली इंक्लूडेड द प्रेजेंट। अब कुछ इसमें जो पॉइंट्स थे मैं आपको बता दूं गाइडलाइंस के अंतर्गत, तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि रिवीजन करते समय आपको याद रहे। पहला तो साधा साइट प्लान, प्रेजेंटेशन ऑफ द साइट प्लान, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि भाई साइट प्लान आपको प्रेजेंट करना है। दूसरा उन्होंने कहा था इनक्वेस्ट रिपोर्ट, इसको हिंदी में अन्वीक्षा रिपोर्ट बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अन्वीक्षा रिपोर्ट बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाज योर साइट प्लान, सेकंड वाज योर इंक्वेस्ट रिपोर्ट, एंड बॉडी स्केचेस, यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उस समय पे बॉडी स्केचेस का एक वो इन यूनिफॉर्म मैनर। देन फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स ऑफ पोस्टमार्टम इन सर्टेन केसेस, photographs and videographs of postmortem and separation of prosecution from investigation, प्रोसिक्यूशन को इन्वेस्टिगेशन से सेपरेट करने का ये एक सजेशंस दिए गए थे ये आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि करके इनकी सबसे पहला जो है वो है प्रिपेयरिंग द साइट स्केच। तो CRPC जो है वो मैंडेट करता है दैट ऑफिसर इन चार्ज of the police stations shall on receiving information about the commission of a cognizance of offence proceed to the spot of crime in person to investigate the facts and circumstances। मतलब कि CRPC जो है, देखो दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ।
तो सीआरपीसी जो है वो आपका प्रोसीजरल लॉ है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है लिखा इसीलिए लिखते हैं ना, सो कोड ऑफ सिविल आपका दस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, वो तो मैं सीपीसी बताने लगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोलने लगा मैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, तो इसको प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं, दिस इज द प्रोसीजरल लॉ, ठीक है ना, ये पहले तो डिफरेंस याद रखिएगा। फिर अब प्रोसीजरल लॉ में भी इसमें तरीका बताया जा रहा है क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अगर कोई इस तरीके की घटना के बारे में उसको पता चलता है, तो वो खुद जाएगा, इन पर्सन जाएगा एंड वहां पे इन्वेस्टिगेट करने का ये पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेगा उसका कर्तव्य रहता है कि वो जो क्राइम सीन की डिटेल्स है उसको कलेक्ट करे और उसका एक स्केच बनाए, ठीक है ना। ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है ना। अब वो करता क्या, जनरल प्रैक्टिस यही कि वो साइट स्केच बनाता है जिसमें क्राइम के रिगार्डिंग कोई अगर, तो जैसे पहले तो पुलिस में क्या होता था, जैसे अभी जाते थे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ऐसा एक ऐसा राउंड बना दिया, ये रूम है, यहाँ पे ये पाया गया, यहाँ पे बॉडी पाई गई, यहाँ पे ये पाया गया, ऐसा कैसे कुछ करके बना दिया है ना। तो अभी तक तो ये ऐसे बन जाता था, बट अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गाइडलाइन दी ना, तो उन्होंने एक बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये दिया, द गाइडलाइंस इशूड नाउ से दैट द साइट स्केच प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल बी फॉलोड बाय अ स्केल्ड साइट प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ पुलिस ड्राफ्ट्समैन। तो क्लियर कट अब जो गाइडलाइंस वो कहती हैं कि भैया पुलिस की फोर्स में अब ड्राफ्ट्समैन भी होने चाहिए, जो अगर सपोज करो साइट प्लान बना दिया पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उसको फिर एक डिटेल्ड स्केल्ड प्लान में भी लाना पड़ेगा आपको, स्केल्ड प्रॉपर मतलब स्केल्स लेकर के आपको एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना पड़ेगा साइट सीन का, वो भी बिल्कुल मेजरमेंट के साथ। तो इसके लिए ड्राफ्ट्समैन, पुलिस ड्राफ्ट्समैन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। दिस कैन बी अ कैडर एज वेल, ये अपने आप में कैडर हो सकता है पुलिस ड्राफ्ट्समैन का, एंड मतलब पुलिस ड्राफ्ट्समैन जो रहेंगे वो उसको पूरा एक स्केल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो पूरा स्केच होता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा हो कि जब साइट प्लान देखा जाए ना, तो पूरी की पूरी डिटेल बिल्कुल सामने हो जानी चाहिए, चाहे वो फिर प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो फिर कोर्ट्स हो, सबको साइट प्लान देखकर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडलाइंस मैंडेट दैट एवरी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट shall contain the printed format of the human body with both a frontal and rear view। तो गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जब मेडिको लीगल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे एंड जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाएगी, तो उसके साथ एक उस ह्यूमन बॉडी का प्रिंटेड फॉर्मेट में फ्रंटल एंड रेयर व्यू भी होना चाहिए ऑन इट्स रिवर्स एंड इंजरीज, ठीक है ना। उसकी रिवर्स एंड इंजरीज के ऊपर एक उसका फ्रंटल व्यू, एक उसका रेयर व्यू होना चाहिए, एंड उसको मतलब बॉडी स्केच उसका पूरा का पूरा जाएगा, बॉडी स्केच भी उसका जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी सर ने बताया, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। देखो इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक्चुअली में एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट होती है, अन्वीक्षा रिपोर्ट इसको हिंदी में बोलते हैं। ये बेसिकली होती है ये जानने के लिए कि मौत का कारण क्या रहा, नेचुरल डेथ थी, अननेचुरल डेथ थी, अननेचुरल डेथ थी तो क्या कारण था। तो एक्चुअली में इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या काम करती है, इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई वेदर देयर वाज समथिंग सस्पिशियस इन द circumstances in which the person died, or if there was an unnatural reason that was involved in the person's death, है ना। ये सारी चीज इंजरीज को देखा जाता है, ये सारी चीजें फिर लिखी जाती हैं। तो दैट इज बेसिकली द प्राइमा फेसी थिंग विच इज द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अगर आपसे कभी यूपीएससी सिर्फ इंक्वेस्ट रिपोर्ट पूछ ले कि काहे से रिलेटेड है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कॉज ऑफ डेथ, या कहना चाहिए कि जो टाइप ऑफ डेथ है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होती है ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब पोस्टमार्टम मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब फोटोग्राफ के साथ जाएगा, बकायदा बॉडी का पूरा साइट जाएगा, बॉडी पूरा स्केच जाएगा, है ना। दीज आर द थिंग्स विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस ज़्यादा खुद को देखो ये पूरी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, करने का कारण ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको और ज़्यादा रिफाइंड बनाने के लिए। अब आप सोचो ना, वहाँ का साइट स्केच होगा, बॉडी स्केच होगा, तो ज़्यादा क्लियर डिटेल्स जो है वो आ पाएंगे और बहुत ही कम टेम्परिंग ऑफ द एविडेंसेस हो पाएगा, टेम्परिंग भी नहीं हो पाएगा फिर एविडेंसेस के साथ ना, जब इस तरह। और एक और चीज, जैसे पहली चीज मैं आपको इसमें ऐड भी कर देता हूं, जैसे कि जब
इस तरीके से जब साइट स्केच बनता है ना, तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल देगा तो काम नहीं चलता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ, सपोज मैंने बोल दिया कि मैं यही साइट सर्वे था, यही साइट सर्वे, यही चीज़ें देखेंगी, ऐसा नहीं होगा। विटनेस के थ्रू उसमें वो भी करना आना पड़ता है, विटनेस से उसको अप्रूवल भी लेना पड़ता है कि हाँ भैया यही साइट सर्वे था, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कहने से कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो गई, बात ये हो गई कि ये सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन है या इन सबको अच्छा बनाने के लिए, फुल प्रूफ बनाने के लिए और ज़्यादा मैकेनाइज्ड और ज़्यादा इसको साइंटिफिक बनाने के लिए किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा द ड्राफ्ट कोड नाउ प्रोवाइड्स दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल सीज सच फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स, preserve the original and obtain certificate under 65B regarding admissibility of electronic records of the Indian Evidence Act 1872। तो अब कुल मिलाकर के ये भी कहा गया है कि भैया जितने भी पोस्टमार्टम होंगे उनमें से अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि अननेचुरल डेथ था या हीनस ऑफेंस था, तो उसका आप में उसमें जो पोस्टमार्टम होगा उसका वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ बनाना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहेगा उस फोटोग्राफ वीडियोग्राफ को अपने पास रखेगा एंड उसको मतलब पेश करेगा एज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 1872, जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसके सेक्शन 65 एंड 65B के तहत सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा ताकि उसको एज अ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो इंक्लूड कर सके। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये सारे जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली दैट इज टू प्रमोट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन डीलिंग विद द केस ऑफ डेथ इन पुलिस एक्शन और पुलिस कस्टडी विदाउट एनी टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। तो ये सारे गाइडलाइंस का ये भी मेन है कि अगर मान लो पुलिस कस्टडी में डेथ होती है तो भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना। तो पुलिस कस्टडी में भी अगर डेथ होती है ना, तो ये सारी चीजें मेक श्योर अगर होगी तो ये पता चलेगा कि क्या हुआ है, और बिना एविडेंसेस के साथ टैंपर किए हुए ये करना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और एक और लास्ट पॉइंट ये था कि चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन का काम है और प्रोसिक्यूशन का काम वो दोनों डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली आता है। तो ऐसा ही विंग बेसिकली होनी चाहिए कि इनका बिल्कुल काम सेपरेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट्स को दैट दे शुड अपॉइंट एडवोकेट्स अदर देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स टू एडवाइज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या है, अभी का क्या प्रोसेस है बताता हूँ। अभी आज की प्रोसेस बताता हूँ। अभी जो प्रोसिक्यूटर है, यानी कि जो लोक अभियोजन, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक अभियोजन, तो जो प्रोसिक्यूटर होता है वो हेल्प करता है थोड़ा पुलिस की कि ये चार्जशीट फाइल करने से पहले वो उसको पढ़ता है, बोलता है ये भी डाल दो वो भी डाल दो, थोड़ा मदद हो जाती है। ठीक है, तो अभी प्रोसिक्यूटर एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो अब क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप एडवोकेट्स अपॉइंट करिए गवर्नमेंट की तरफ से ही, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हटके हों और वो एडवाइस करें इन्वेस्टिगेटिंग द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फेज। तो वो जो प्रोसिक्यूटर का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम अलग है, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन का काम ना करे, उसके लिए आप अलग से अपॉइंट करो एडवोकेट्स को, और वो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है पुलिस की उसको मदद करने का काम करें। तो कुल मिलाकर के बेसिकली हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए की जा रही। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी हैं। गवर्नमेंट नॉट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस। अब फोर्टिफाइड राइस का मतलब, फोर्टिफाइड किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो क्या होता है, हर विटामिन या मिनरल या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हर चीज़ में तो प्रेजेंट हो नहीं पाते। तो ऐसी कुछ वेराइटीज़ में क्या किया जाता है कि हाइब्रिड तरीके से इनको विटामिन मिनरल्स अलग से ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इंडस्ट्रियल तरीके से इनको फिर प्रोड्यूस किया जाता है और इनके अंदर अलग अलग विटामिन मिनरल्स और ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी भी कमी है वो डाल दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस, या इस प्रोसेस को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फोर्टिफाइड राइस मतलब कि ऐसा राइस जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है, रेडीमेड बना दिया गया है और उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स और ये सब डाल दिए गए। ठीक है ना, अब जैसे इसमें आपका गोल्डन राइस आता है। गोल्डन राइस बहुत फेमस है। गोल्डन राइस, इसमें आपका विटामिन ए की जो कमी रहती है वो पूरी होती है। इसमें बीटा कैरोटीन डाला जाता है, बीटा कैरोटीन, इसको लिख लेना, ये सारी चीज़ें कभी पूछ सकता है। तो गोल्डन राइस, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए की कमी, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है ना, तो उसको गोल्डन राइस बोलते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ खास नहीं है न्यूज़, आपको देख सकते हैं।
है ना, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। फॉरेन डोनेशंस वाला मैंने ऑलरेडी आपको फ्रंट पेज में बता दिया है। सेंटर सेट्स अप टास्क फोर्स टू प्रमोट एनिमेशन एंड गेमिंग। तो यहाँ पे सेंटर ने सेटअप कर दी है टास्क फोर्स जो कि एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्शन को देखेगा। तो इसका नाम है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स। इसको हेड करेंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी जो है, ही विल बी हेडिंग दिस टास्क फोर्स। और 90 दिनों में एक्शन प्लान जो है वो टास्क फोर्स सबमिट करेगी। एंड दैट इज द थिंग। इसमें फिर एकेडमिया, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री सबके मेंबर्स हैं ताकि अलग अलग वेरिड व्यू पॉइंट से ये काम किया जा सके, ठीक है ना। एवीजीसी सेक्टर जो है कंट्री का वो बहुत पोटेंशियल है। इट कैन बी द टॉर्च बियरर ऑफ क्रिएट इन इंडिया, ब्रांड इंडिया। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू कैप्चर 5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर बाय 2025। इंडिया के अंदर पोटेंशियल इतना है कि 5% ग्लोबल मार्केट कवर कर सकता है बाय 2025। और एनुअल ग्रोथ जो हो सकती है वो 25 से 30% हो सकती है। 1,60,000 न्यू जॉब्स एनुअली क्रिएट हो सकते हैं एवीजीसी सेक्टर में। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा MH-60R हेलीकॉप्टर जो है वो आपके यूएस नेवल एयर स्टेशन से आए हैं, यूएसए से आए हैं। MH-60R, तो अगर आपसे कोई पूछे MH-60R कहाँ से आया है तो वो आया है यूएसए से। फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन नेवी एयर क्रू यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स ट्रेनिंग ऑन MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो MH-60R कैसा एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि कहाँ से लाया जा रहा है? यूएसए से लाया जा रहा है। और इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं? इसमें देखो मल्टी रोल में क्या क्या है। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप स्ट्राइक, स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशन एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सब कर सकता है। तो ये MH-60R के कामों को याद रखिएगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप स्ट्राइक, स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये सब किए जा सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. And that is the thing which we needed to discuss today. I hope you got clarity. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.